गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ पुराने प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और ये देखेंगे उन्हें किस तरह से हम हल कर सकते हैं, एग्जाम में कितना टाइम मिलता है, उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे उसकी फ्रेमिंग करनी है और एक प्रश्न के कितने हिस्से होते हैं, हर हिस्से को किस तरह से लिखना है। ये क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आया हुआ है। पहले करीब 150 शब्दों में इसको हमें लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले तो समझेंगे ये क्वेश्चन है क्या और इसके कितने हिस्से हैं, उसके बाद इसे कैसे हल करना है। तो क्वेश्चन को पढ़े हम। आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? ये इसका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है इन दोनों के मध्य क्या समानताएं व असमानताएं है। ये इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा है इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं। ये इसका तीसरा हिस्सा है। तो यदि हम शब्दों पे जाएं तब भी लगभग 50-50 शब्द हमें तीनों हिस्सों में लिखने हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन की हम पहले समझेंगे इसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे। हम इन तीनों हिस्सों को हमें बराबर वेटेज देना है, उसके बाद भूमिका और निष्कर्ष के साथ क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आया था? आपको याद होगा कि 2016 में सार्क की विफलता के बाद भारत सरकार ने एक संगठन बिम्स्टेक इसको फिर से पुनर्जीवित किया था। ये संगठन बहुत पुराना संगठन है, लगभग 1997 के आसपास बनाया गया था। उसके बाद एक तरह से ये इनएक्टिव रहा, उसके बहुत ज़्यादा बैठकें नहीं हुई, बहुत ज़्यादा द्विपक्षीय सम्मेलन नहीं हुए, शिखर सम्मेलन नहीं हुए। लेकिन जब सार्क विफल हो गया, उसके बाद भारत सरकार ने इस संगठन को फिर से पुनर्जीवित किया, इन संगठन के सदस्यों को फिर से इकट्ठा किया। तो तब ये क्वेश्चन बना कि क्या बिम्स्टेक सार्क की जगह ले सकता है, क्योंकि सार्क भी बहुत पुराना संगठन है, 1985 से काम कर रहा है और बिम्स्टेक 1997 से काम कर रहा है। तो ये प्रश्न उठा, फिर दोनों संगठन में कंपैरिजन हुआ, तो इस वजह से क्वेश्चन बना और ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा क्वेश्चन करंट से लिंक होके आते हैं। जो भी करंट में चल रहा होता है हमें उसको नजर बनाए रखनी होती है, उससे ही लिंक करके कुछ ना कुछ पूछेगा, ठीक है। जैसे इस समय इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना, इंडिया रसिया, इंडिया पाकिस्तान, ये सब मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। तो हो सकता है भविष्य में इनसे ही लिंक करके कोई क्वेश्चन पूछे। तो जो भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चल रहा है हमें उस पर बराबर ध्यान रखना है और देखना है कि उससे हमारे सिलेबस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसमें संघाई सहयोग संगठन बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसकी बैठक भी चीन में हुई थी, उस बैठक में बहुत कुछ डिस्कशन हुआ। तो इस तरह से चीज़ों को हमेशा अपने अप टू डेट रखेंगे तो कभी भी आईआर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, छूटेगा नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको हल कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखें अगर हम, तो सबसे पहले पहला हिस्सा है आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको एक भूमिका लिखनी होगी। भूमिका में आप बताएंगे कि सार्क क्या है और बिम्स्टेक क्या है। दोनों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देना है। अगर याद हो आपको तो सन बता देनी है। जैसे सार्क 1985 बना, बिम्स्टेक 1997 बना। दोनों ही अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक लाइन ये हो जाएगी आपकी। अंतर सरकारी का मतलब क्या है? मतलब सरकारों के मध्य काम करने वाला संगठन, अंतर सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। एक लाइन हो जाएगी आपकी। और दोनों में एक लाइन हो जाएगी। दोनों ही संगठन दक्षिण एशिया व
दक्षिण पूर्व एशिया में कार्यरत है। ठीक है, ये आपकी भूमिका। भूमिका के बाद आप चाहो तो एक मैप बना सकते हो। मैप बना के जैसे छोटा सा मैप आप साइड बना सकते हैं। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाएगा, क्योंकि शब्द सीमा बहुत निर्धारित है, 150 शब्दों में लिखना है। तो आप एक छोटा सा मैप बना दीजिए। जैसे आपका ये यहाँ पे पाकिस्तान है, और ऐसे ये गुजरात होते हुए ये इंडिया के बाद ये इस तरीके से म्यांमार, यहाँ पे कहीं थाईलैंड है, ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप, उसके नीचे मालदीव है, ये अंडमान निकोबार, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे नेपाल होगा, और इससे अलावा वो थोड़ा सा भूटान होगा, यहाँ अफगानिस्तान है, ठीक है। ये एक छोटा सा मैप बना लीजिए आप। अब उसमें आप एक एरो इस सर्कल बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पे दिखा दीजिए 7, और उसके बाद जरूरत लगे तो यहाँ पे उसके सदस्यों के नाम दे सकते हैं आप मैप में ही, ठीक है। जैसे सदस्य भारत है, पाकिस्तान है, आपका श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, जो भी सदस्य हैं उसके नाम लिख दीजिए। फिर एक सर्कल बना दिए इस तरीके से, इसे पाकिस्तान को एक्सक्लूड करते हुए ये आपका हो जाएगा मिस्टेक। इसके भी सदस्य हैं, और ऐसा अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं है, उसकी जगह पे म्यांमार और थाईलैंड आ जाते हैं, ठीक है। तो आपकी ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आपने मैप बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन में पहले हिस्से में आते हैं हम। इस काम को करने के लिए आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा एग्जाम में। 1 मिनट या 55 सेकेंड, 50 सेकेंड में आपको एक काम करना है। क्या करना है? बहुत स्पीड से करना होता है। उसका जो पहला हिस्सा है इसका, क्या बिमस्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? तो उसमें हेडिंग डालेंगे समानांतर संगठन के रूप में, पॉइंट वाइज बताएंगे कि हाँ, बिमस्टेक का फोकस भी दक्षिण एशियाई देशों के तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर है। बिमस्टेक का फोकस भी सार्क की तरह दक्षिण एशियाई देशों के तकनीकी और आर्थिक विकास पर है, ठीक है, आर्थिक तकनीकी सहयोग पर है। एक पॉइंट लिख सकते हैं आप। एक पॉइंट ले सकते हैं कि बिमस्टेक भी सार्क की तरह सदस्यों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की वकालत करता है। एक पॉइंट ले सकते हैं। और तीसरा ले सकते हैं कि दोनों सार्क की तरह ही बिमस्टेक में भी सदस्यों के मध्य विवादों को निपटाने के लिए कोई मध्यस्थता व्यवस्था नहीं है। जिस तरह सार्क में विवाद हो जाता तो संगठन एक तरह से काम करना बंद कर देता है, ऐसे ही बिमस्टेक में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हाँ, ये एक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है जो दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मध्य बेहतर संबंधों की वकालत करता है, ठीक है, उनके मध्य सहयोग को बढ़ावा देता है। 2-3 पॉइंट में आपका ये पहला हिस्सा उसका हो जाएगा। उसके बाद अगला हिस्सा है दोनों संगठन के मध्य क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो चार्ट बना सकते हैं। सार्क व बिमस्टेक के मध्य समानताएं और क्या असमानताएं, इस तरह से आप वहाँ पे फ्रेमिंग कर सकते हैं। बताइए क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं।
दोनों के मध्य पहले समानांतर में बात कर लेते हैं। बताइए आप लोग, दोनों ही संगठन अंतर क्षेत्रीय संगठन है, ये अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दोनों ही अंतर क्षेत्रीय संगठन है या अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित है। 1.0 दोनों ही संगठन में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि सदस्य हैं। एक समानता ये है, दोनों ही क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक समानता ये है, दोनों ही संगठन शांति और स्थायित्व पर बल देते हैं। एक समानता ये है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट में आप इसकी समानता बता सकते हैं। ठीक, एक समानता ये है कि दोनों ही संगठन लगभग 2 से 2.5 दशकों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। लगभग 2 से 2.5 दशक हो गए। वो 85 का संगठन, ये 97 का संगठन है, 2025 चल रहा है। लगभग 2.5-3 दशक दोनों संगठनों काम करते हो चुके हैं। तो ये 4-5 पॉइंट आप समानता में लिख सकते हैं। उसका असमानता है, असमानताएं ज़्यादा है। तो पहली असमानता ये है कि सार्क बिमस्टेक से ज़्यादा सफल रहा है। सार्क में एक मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है, जबकि बिमस्टेक में अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। जैसे सार्क में हम साप्टा का जिक्र कर सकते हैं, सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2006 में हुआ था, जो सार्क देशों के मध्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऐसा कोई भी अभी तक समझौता बिमस्टेक में नहीं हुआ है। तो सार्क की सफलता ज़्यादा है बिमस्टेक से। दूसरा असमानता ले सकते हैं कि सार्क संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है सार्क को, जबकि बिमस्टेक के पास कोई दर्जा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी पर्यवेक्षक के तौर पर सार्क को दर्जा प्राप्त है। तीसरी असमानता यह है कि सार्क और बिमस्टेक में 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी शामिल हैं। कौन कौन से? थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, तो सार्क की तुलना में बिमस्टेक में 2 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी शामिल हैं, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, एक असमानता ये भी है कि सार्क जहाँ केवल दक्षिण एशिया पर ही फोकस करता है, वहीं बिमस्टेक दक्षिण एशिया को आसियान से जोड़ता है। आसियान 10 देशों का समूह है जिसमें पूर्वी एशियाई देश शामिल हैं। थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है, आपका इंडोनेशिया भी है, वियतनाम भी है, फिलीपींस भी है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ये सब देश शामिल हैं। तो ये संगठन बिमस्टेक आपका दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया से कनेक्ट करता है, यानी कि आसियान से कनेक्ट करता है। तो एक असमानता ये है। एक और लिख सकते हो कि सार्क में कई बड़े महत्वपूर्ण समझौते हो चुके हैं और सार्क की लगातार बैठकें होती रही हैं। जैसे कि सार्क में मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ है, सार्क में साप्टा हुआ है, सार्क यूनिवर्सिटी, सार्क उपग्रह, ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट सार्क के हैं। जबकि बिमस्टेक के अभी ऐसे कोई अचीवमेंट नहीं है। बिमस्टेक क्योंकि 1997 से लेकर 2016-17 तक तो लगभग इनएक्टिव रहा। उसके बाद इसके कुछ शिखर सम्मेलन हुए हैं, अभी पिछले साल एक सम्मेलन हुआ है, तो अभी उतना डेवलपमेंट इसमें दिखता नहीं है। जबकि सार्क में पर्याप्त डेवलपमेंट हो चुका है। 2016 तक उसके लगातार शिखर सम्मेलन होते रहे हैं और बहुत सारे अचीवमेंट उसने हासिल किए हैं। जबकि बिमस्टेक अभी नया संगठन है, इसको बहुत कुछ हासिल करना अभी बाकी है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा हिस्सा इस क्वेश्चन का। 4-5 पॉइंट इसमें, 4-5 पॉइंट इसमें, दूसरा हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसका तीसरा हिस्सा है इस नए संगठन से भारतीय विदेश नीति को चुनने के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुआ। तो बताइए, भारतीय विदेश नीति के लिए सार्क की तुलना में बिमस्टेक क्यों ज़्यादा महत्व रखता है? एक तो सर ये दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं, हाँ, उनके साथ भी कनेक्ट है भारत कनेक्ट के करता है। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। और दूसरा भारत बिमस्टेक में इतना फोकस दे रहा है, उसका कुछ तो कारण होगा। वहाँ पे पाम ऑयल कुछ था, ट्रेड है हमारा, ट्रेड है वहाँ से, ट्रेड और बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा बाजार है आसियान। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये है कि बिमस्टेक और सार्क की अगर तुलना करें तो सार्क में पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान एक तरह से भारत के सभी
अच्छे कदमों का विरोध करता रहा है साथ में। तो भारत की बहुत सारी पहल पाकिस्तान की वजह से सफल नहीं हो पाई है। साथ में जबकि स्टेट के साथ अच्छी बात है कि हमारा किसी भी देश के साथ उसमें कोई विवाद नहीं है। जो भी देश उसमें शामिल हैं सबके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। तो यदि हम कोई पहल उसमें करते हैं तो हमें सभी देशों का समर्थन प्राप्त होता है। यहाँ पाकिस्तान की वजह से सार्क में बहुत सारे अचीवमेंट नहीं हो पाए। यह भारत के बहुत सारे कदमों का विरोध पाकिस्तान करता रहा। जैसे कि दक्षिण एशिया उपग्रह की बात करें हम, सार्क सैटेलाइट, इसका भी विरोध पाकिस्तान ने किया। बाद में से भारत ने अपने ही संसाधनों पर अंतरिक्ष में स्थापित किया और इस समय भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देश का उपयोग कर रहे हैं। तो बिम्स्टेक की अच्छी बात है कि भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है इस संगठन में अपने अनुसार अपने कदमों को चलाने के लिए। इस वजह से भारत की विदेश नीति से ये बहुत ज़्यादा लिंक रखता है। और भारत की एक नीति रही एक्ट ईस्ट नीति, उसके अनुरूप भी है। भारत की एक नीति है पड़ोस प्रथम नीति, उसके अनुरूप भी है। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आप बता सकते हैं कि बिम्स्टेक में पड़ोस प्रथम की जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र शामिल हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, इसमें शामिल है। म्यांमार वहाँ पड़ोसी राष्ट्र शामिल है। तो पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप भी है, एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप भी है। भारत आसियान संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से लिंक करता है। और एक पॉइंट आप मेरे ये बता सकते हैं कि भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनकी सफलता के लिए भी बिम्स्टेक का सफल होना जरूरी है। तो कौन से प्रोजेक्ट है? जैसे कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड, ये तो सड़क वाला है ना? त्रिपक्षीय राजमार्ग, ये प्रोजेक्ट 2002 से चालू है। एक प्रोजेक्ट है आपका है कराधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये आपका म्यांमार में, म्यांमार के रखाइन प्रांत में जगह है कराधान, वहाँ से भारत एक पारगमन संघ बना रहा है ट्रांजिट, ताकि भारत बांग्लादेश को बाईपास कर सके अपनी पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं वो प्रोजेक्ट तभी सफल हो पाएंगे जब बिम्स्टेक सफल होगा। तो भारत का कोई मेजर प्रोजेक्ट पाकिस्तान का तो चल नहीं रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट चला रहा है, भारत इस तरफ चला रहा है। तो ये प्रोजेक्ट अभी सक्सेसफुल होंगे जब हमारे बिम्स्टेक में अच्छे संबंध होंगे। तो इस तरह से आप तीसरा पॉइंट ले सकते हैं, भारत की विदेश नीति के नए नए उद्देश्य कैसे से लिंक करते हैं। आप इसमें देश नीति का जिक्र करिए, पड़ोस प्रथम नीति का जिक्र करिए, इस तरह के प्रोजेक्ट का जिक्र करिए। तो ये आपका यहाँ पे आपका आंसर 50 शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए, इसे बता दीजिए कि बिम्स्टेक दक्षिण एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई संबंधों में एक नया आयाम विकसित कर रहा है। भविष्य के दृष्टिकोण से यह संगठन सार्क की तुलना में भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। बस इसको आप लोग कर सकते हैं, यह आपका निष्कर्ष हो जाएगा। जैसे 150 शब्दों में क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन में जाना है, कहाँ मैप बन सकता है, कहाँ पॉइंट में जाना है, कहाँ चार्ट बनाना है। तो जो चीन की BRI पॉलिसी है, हाँ, तो भारत भी उसको करने के लिए कुछ कर रहा है कैसे कुछ? भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट को चलाया हुआ है BRI की तुलना में। आप भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा अभी G20 समिट में भारत अनाउंस किया 2023 में। इससे पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, आपका चाबहार पोर्ट अफगानिस्तान में भारत काम कर रहा है। ये सब कुछ BRI पहल के को काउंटर करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया ये भी उसी का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं कि भारत चुप बैठा है या उस प्रोजेक्ट का किसी तरह से विरोध नहीं कर रहा। भारत शामिल भी नहीं है और भारत अपने स्तर पर भी बहुत सारे प्रयास कर रहा है।
एशिया अफ्रीका ब्रॉड कॉरिडोर, ये भारत जापान का प्रोजेक्ट है अफ्रीका के लिए, ठीक है। इस तरह से प्रोजेक्ट मौसम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत चला रहा है। ये सब प्रोजेक्ट आपको याद भी रखने हैं, अपने आंसर्स में यूज भी करने हैं जहाँ जरूरत पड़े। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन अफ्रीका से जुड़ा हुआ आया था। क्वेश्चन है अफ्रीका में भारत की सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन भी पूछ चुका है, 2015 के आसपास आगे क्वेश्चन आया था, 200 शब्द में इसको अटेम्प्ट करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? इस क्वेश्चन के मेनली 3 या 4 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा आपका भूमिका, उसके बाद भारत की अफ्रीका में बढ़ती रुचि के सकारात्मक पक्ष, तीसरा हिस्सा होगा उसके नकारात्मक पक्ष, और आखिरी हिस्सा होगा आपका निष्कर्ष। ये सब हेडिंग डालनी नहीं है, भूमिका निष्कर्ष डाला जाता है, तो बीच में जो इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है वो डाली जाती है। तो भूमिका बताइए क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, आंसर में क्या भूमिका बनाएंगे इसमें? मान लीजिए 270 क्वेश्चन है, तो आपको इसकी कम से कम 15 से 20 शब्दों में आपको इसकी भूमिका देनी पड़ेगी। भूमिका आपको पहले अफ्रीका की स्थिति बता देंगे कि भारत की किस उसमें, और देखो बात अफ्रीका की हो रही है, बात अफ्रीका संबंधों की हो रही है, तो आप ये देखिए बताइए अफ्रीका क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? क्योंकि अभी वहाँ पर डेवलपमेंट वो थोड़ा कम है, तो अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप माना जाता है, और वहाँ पे बाद में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं, अफ्रीका भविष्य का एक महाद्वीप है और भारत के विकास के लिए अफ्रीका का बहुत महत्व है। अफ्रीका के संसाधनों का बहुत महत्व है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा संसाधन है, मानव संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मिनरल्स हैं, ऑयल एंड गैस का रिजर्व्स हैं, बहुत सारी बहुमूल्य धातुएं हैं, सोना आपका दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, बहुत सारी लिथियम है जैसे। तो इस तरह से बता सकते हैं कि अफ्रीका के संसाधन भारत के विकास के लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ रहा है अफ्रीका में, और हमारा नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। चाइना का इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, यूरोप के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम भी वहाँ जा रहे हैं। तो हमारी भूमिका यही होनी चाहिए, अफ्रीका एक भविष्य का महाद्वीप है, भारत के साथ इसके ऐतिहासिक और प्राचीन संबंध रहे हैं, भौगोलिक संबंध रहे हैं, हमसे समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है, और अफ्रीका के संसाधन भारत के लिए बहुत महत्व रखते हैं। जैसे भारत की चीज़ें अफ्रीका में जाती हैं, चाइना की भी जाती हैं, वही चीज़ें भारत की, वही चीज़ें चाइना की। तो
चाइना की चीज़ें वो सस्ती होती हैं अक्सर भारत से, तो भारत इसके लिए क्या कर रहा है? नहीं, सस्ते होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब फिर बिजनेस कैसे वो कर पाएगा भारत भारत, की है ना? अपनी ये अपनी स्ट्रेटजी है, चाइना की अपनी स्ट्रेटजी है। भारत वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पे सिर्फ बाजार के तौर पर नहीं दिखता है, वहाँ पे पैसा भी लगाता है। जैसे यहाँ से एक कंपनी है बजाज, उसकी या TVS, इसकी बहुत सारी बाइकें अफ्रीका में बिकती हैं। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से बाइक बना के वहाँ जाके बेच रहे हैं, हम वहाँ पे बाकायदा प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहीं प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वहाँ पे बेची जा रही है, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। चाइना की स्ट्रेटजी होती है कि उनके देश में इतना कुछ बनता है तो बाहर नहीं बनाते, वो तो अपने देश से ले जाके वो सिर्फ एक बाजार के तौर पर योग कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत का जो तरीका है काम करने का वो लॉन्ग टर्म वाला है, दीर्घकालिक है, तो ताकि इससे वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले। भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चला रखा हूँ वहाँ पे, ताकि वहाँ के लोगों की गरीबी भी दूर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें कमाना है, उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। पर चाइना का इंटेंशन रहता है पैसा कमाना। चाइना का इंटेंशन है जैसे डायरेक्ट टेक्नोलॉजी वो होती है तरीका, ऋण दे दिया किसी देश को, फिर उसकी इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल किया। तो भारत का वो तरीका नहीं है, भारत का तरीका बहुत ही दीर्घकालिक है, बहुत लोकतांत्रिक तरीका है भारत का। तो इसका भूमिका 15-20 सप्ताह में बांध देंगे, अफ्रीका की इंपॉर्टेंस दिखा देंगे भारत के लिए, क्या संबंध रहे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद भारत की बढ़ती रुचि के सकारात्मक पक्ष, इसमें बताइए क्या क्या पॉइंट जानेंगे आप? एक तो यहाँ पे संसाधन बहुत ज्यादा है, तो भारत अफ्रीका के संसाधन में जिक्र भी करना है आपको, संसाधन खनिज धातु में जैसे कि लिथियम, गोल्ड, प्राकृतिक गैस, खनिज, ठीक है, वन संसाधन, आपके एग्रीकल्चर संसाधन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे, इनका जिक्र भी करना है कि कौन संसाधन भारत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं जाते हैं। दूसरा, अफ्रीका भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की समुद्री सीमा अफ्रीका से साझा होती है, और भारत का बहुत ज़्यादा ट्रेड अरब देशों से अफ्रीका के रास्ते से ही होता है, लाल सागर होते हुए। तो अफ्रीका में अगर शांति रहेगी, अफ्रीका में भारत की प्रेजेंस रहेगी, तो भारत का ट्रेड भी सुरक्षित रहेगा, भारत की समुद्री सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। यदि अफ्रीका में भारत का कंट्रोल नहीं है या भारत की पहुँच नहीं है, तो हमारे ट्रेड को भी खतरा है, हमारी समुद्री सीमा को भी खतरा है। तो इस वजह से भारत अफ्रीका महत्वपूर्ण है। दूसरा, तीसरा पॉइंट, अफ्रीका में यूरेनियम रिजर्व भी है, तो भारत में ऊर्जा आवश्यकता की यूरेनियम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ये भी है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता चाहिए, और अफ्रीका के जो देश हैं वो भारत का समर्थन करते हैं। यदि भारत को भविष्य में जब कभी भी इसके लिए वोटिंग वगैरह होगी, तो ये देश 57-58 देशों का एक ब्लॉक है पूरा, ये सभी लोग भारत के पक्ष में बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो भारत को स्थायी सदस्यता मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो स्थायी सदस्यता के दृष्टिकोण से अफ्रीका हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और एक है, अफ्रीका में जो संसाधन, मानव संसाधन है, वो भविष्य में हमारे लिए सस्ता श्रम बन सकता है, ठीक है, हमारे फैक्ट्री भी सस्ता श्रम बन सकता है, इस दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये आप 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट आप अफ्रीका के लिए भारत के इम्पोर्टेंट होता है, ये बता सकते हैं। उसके बाद भारत की रुचि के नकारात्मक पक्ष, इन पर भी बात कर लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि ये भी पूछा है। नकारात्मक पक्ष क्या है कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गृह युद्ध और मानव अधिकार उल्लंघन होता है, ठीक है। तो कई बार दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस, जैसे भारत का, चाइना का, अमेरिका का, वहाँ पे स्थितियों को और ख़राब कर देता है। जैसे कि आपको याद होगा कांगो में हुआ था, युगांडा में हुआ था, साउथ सूडान में हुआ, सोमालिया में हो रहा है, नाइजीरिया में हो रहा है। इस तरह के जो संगठन वहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे किसी तीसरे देश का दखल वहाँ पे स्थितियाँ और ख़राब कर देता है, ठीक है। तो एक नकारात्मक पक्ष ये है कि हम किसी भी देश में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वहाँ पे उनकी स्वायत्ता पे खतरा उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो एक नकारात्मक पक्ष ये दिखा सकते हैं आप, ये दिखा सकते हैं कि अफ्रीका में बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी काम कर रहे हैं। बोको हराम है, जैसे आपका अल शबाब है, अल कायदा है, ISIS है, ये सब आतंकवादी संगठन अफ्रीका के कुछ देशों में काम कर रहे हैं। तो भारत के लोग जब वहाँ जाते हैं, तो उनके साथ किडनैपिंग, उनके साथ एक्सटॉर्शन, हिंसा ये होती है। तो
तो ये भी एक चिंता का विषय भारत के लिए कि भारत वहाँ पे अपने संसाधन भी लगा रहा है और फिर अपने लोगों को भेज रहा है और वहाँ पर उनके लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, एक नकारात्मक पक्ष ये भी है। तीसरा है कि भारत अफ्रीका में कितना कुछ कर रहा है, जबकि भारत में कई बार अफ्रीकन लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, नस्लवाद का सामना करना पड़ता है। एक चिंता का विषय ये भी है, इसके भी नकारात्मक परिणाम आते हैं। ठीक है, और एक नकारात्मक पक्ष है कि भारत अगर अफ्रीका में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएगा, अपने संसाधन लगाएगा, तो जो भारत के खुद के गरीब राज्य हैं उनके लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पूर्वी राज्य हैं, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ पे भी गरीबी है, यहाँ भी हालात वैसे ही मिला पर जैसे अफ्रीका में। यदि अपने संसाधन वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे लोगों की यहाँ भी नस्लवाद फैला हुआ है। तो एक नकारात्मक पक्ष ये भी हमारे पास संसाधन सीमित है, या हम यहाँ लगाएं या वहाँ लगाएं। ठीक है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो ऐसे 4-5 पॉइंट से आप नकारात्मक पक्ष बता देंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम क्लोज कर सकते हैं निष्कर्ष के द्वारा कि भारत ने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई, निवेश किया हुआ है। भारत अफ्रीका फोरम समिट के माध्यम से भारत बहुत सारे प्रयास कर रहा है और अफ्रीका भारत के लिए भविष्य में एक स्थायी निवेश बाजार के रूप में विकसित हो सकता है। अतः भारत को अपने सीमित संसाधनों के साथ अफ्रीका में लगातार उनकी आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इस तरह से आप निष्कर्ष हो सकते हैं। ऐसे 150 से 200 की सीमा होती है, तो मान के चलिए आप 180 से लेके 220 तक अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, या तकरीबन 2 पेज के आसपास। ठीक है, एक क्वेश्चन और पहले आया हुआ है, चीज़ जो क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, जो मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि जो शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बार बार चर्चा में आते हैं ना, उसको लेके यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता है। जैसे क्वेश्चन है, मोतियों के हार से आप क्या समझते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों के हार। ठीक है, इसके अगला पॉइंट है, यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए।
ये है क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2016 या 15 के आसपास आया होगा क्वेश्चन। दो शब्द में लिखना है ये शायद 14 में आया होगा। उस समय चीज बहुत चर्चा में थी, मोतियों के हार, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। आज भी अभी कभी हो जाता है इसका। तो इस क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मोतियों के हार से आप क्या समझते हैं। दूसरा है यह भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है। तीसरा है इसका सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की संक्षिप्त रूपरेखा दीजिए। अब इसमें शब्द का महत्व देखिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों के हार एक चीन की नीति है। अब जिसको इसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हो। उसे कहीं इस क्वेश्चन कहीं भी चीन का जिक्र दिख रहा है आपको, उसे पता ही चलेगा क्वेश्चन है कहाँ का, चीन का है कहाँ का है। लेकिन पूरा क्वेश्चन चीन के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगी और चीन का कहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ ये बता दिया मोतियों के हार। तो आपको जो ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चर्चा में रहते हैं उसको भी ध्यान रखना है। वो शब्द किस देश का है, क्यों आया है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तभी आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। जिसको नहीं पता होगा उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इसको या करेगा गलत करेगा। क्या है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों के हार, किसी को पता है? मैंने जिक्र किया है रेगुलर क्लास में। ये चीन की एक नीति है। चीन की एक नीति है भारत को घेरने की। अगर आप क्वेश्चन मिटा रहा हूँ आसपास के पड़ोसी राज्यों से ये भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ श्रीलंका है आपका, ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ पे मालदीव, ठीक है, म्यांमार। इस तरीके से चीन ने ये नीति बनाई है। चीन इस नीति के तहत भारत को घेरने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। बांग्लादेश में चीन ने पोर्ट बनाया, म्यांमार में इन्वेस्टमेंट करी, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करी, मालदीव में इन्वेस्टमेंट करी, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया और यहाँ पे जिबूती अफ्रीका में पड़ता है, इसको भी लिंक कर लेगा। जिबूती में चीन का सैन्य पोर्ट है। तो ये क्या बन गया, एक मोतियों का हार, भारत को घेरता हुआ एक हार। और इन सभी देशों पर चीन की सैन्य उपस्थिति है। यहाँ कौन सा पोर्ट है, हम्बनटोटा। यहाँ कौन सा पोर्ट है, बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट। यहाँ पे म्यांमार में बंदरगाह है, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। और इसके ठीक ऊपर हमारा अंडमान निकोबार है। यहाँ इसको ऊपर एक द्वीप है म्यांमार का, कोको द्वीप। चीन ने यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनाया हुआ है सैन्य रूप से, भारत में निगरानी रखने के लिए। बंगाल की खाड़ी में जो भारतीय गतिविधियाँ हैं उसको नजर बना रखने के लिए कोको द्वीप में भी चीन ने कुछ किया है। फिर यहाँ पे मालदीव में चीन की उपस्थिति, जिबूती में चीन का बेस, पाकिस्तान में ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट। ये सब भारत को घेरने के लिए चीन द्वारा निर्मित किया गया है। तो आप इंट्रोडक्शन से ले सकते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत को घेरने के लिए चीन द्वारा अपनाई गई एक अघोषित नीति है। इसके तहत भारत की समुद्री पहुंच में स्थित बंदरगाहों एवं नौसेना ठिकानों का निर्माण किया जा रहा है भारत की समुद्री सीमा की पहुंच तक, ताकि भारत की हिंद महासागर में गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। ठीक, तो ये हो गई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति। इसका पहला हिस्सा यही है, इसका भूमिका भी यही रहेगी और आपको बताना भी यही। मैप बना सकते हैं आप, अगर आपको ये नाम सब याद है इसका मैप बना सकते हैं आप, ठीक है।
इसको कोई एग्जाम्पल दे देंगे आप। श्रीलंका का एग्जाम्पल दे दीजिए, बांग्लादेश का दे दीजिए, पाकिस्तान का दे दीजिए, सीपैक का जिक्र कर दीजिए आप, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका जिक्र कर दीजिए आप। तो इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें। उसके बाद दूसरा हिस्सा है इस क्वेश्चन का, यह भारत के हितों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, या ये भारत को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2, 3, 5, 4 पॉइंट में आप इसको बता दीजिए, 5 पॉइंट में कि भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि चीन का जो हैवी इन्वेस्टमेंट है इन देशों में, इससे इन देशों में अस्थिरता आ रही है, और वो अस्थिरता अब जाकर दिख रही है। बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ, श्रीलंका में हो चुका है, पाकिस्तान में हो चुका है, मालदीव में हुआ। लगातार इन देशों में स्थायी सरकारें गिर रही हैं, जिससे ये देश गृह युद्ध और अस्थिरता के दौर में लौट रहे हैं, जिससे भारत का जो इन्वेस्टमेंट है इन देशों में वो सब प्रभावित हो रहा है, हमारे विदेश के संबंध प्रभावित हो रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि इन सब चीज़ों से चीन की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से इन देशों में अस्थिरता बढ़ रही है, गृह युद्ध बढ़ता है, जिससे भारत का निवेश, भारत के संबंध दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा ले सकते हैं, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता है। यहाँ पे चीन की उपस्थिति भारत के प्रभुत्व को प्रभावित कर रही है। पूरा जो दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र है, भारत से लेके यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक, और आपका ये अफ्रीका से लेके ये यहाँ पे इंडोनेशिया तक, ये पूरा भारतीय नौसेना का प्रभुत्व का क्षेत्र है। यहाँ पे भारतीय नौसेना ही डोमिनेंस रखती है अपनी। ठीक है, तो यदि इस क्षेत्र में कोई दूसरे देश की नौसेना, चाहे वो चीन की हो, अमेरिका की हो, किसी की भी हो, अगर वो आती है, अपनी गतिविधियों को अंजाम करती है, तो ये भारत के नौसेना के प्रभुत्व को प्रभावित करेगा। हर एक देश की अपनी टेरिटरी है। जैसे अमेरिका में जो सी है, अमेरिकन सी, कैरेबियन सी, वहाँ पे कोई और देश की नौसेना नहीं जाती, वो अमेरिका की टेरिटरी है। साउथ चाइना सी, आपका जापान सागर, ये चीन की टेरिटरी है। आपका भूमध्य सागर या टर्की है, इटली है, इनकी टेरिटरी है। जो आपका नॉर्थ सी है या फिर उत्तरी सागर है या फिर यूरोपियन सीज है, वो यूरोप की टेरिटरी है। ऐसे ही प्रशांत महासागर ये अमेरिका की टेरिटरी है। ऐसे ही हिंद महासागर ये भारत की टेरिटरी है। भारतीय नौसेना कंट्रोल करती है उसको। तो यहाँ पे कोई और देश की नौसेना क्यों आएगी? अगर वो आ रही है तो भारत के हितों का खतरा है वो। तो एक पॉइंट ये हो जाता है इसमें। तो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये हो सकता है इसमें, भारत को चारों तरफ घेरने की ये चीन की नीति भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में सीमित रखने का भी प्रयास है। जब भारत यहीं उलझा रहेगा तो फिर आगे प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है, आर्कटिक सागर है, यहाँ पर कैसे अपना आगे कदम बढ़ाएगा? तो ये भी भारत की तो प्रभावित कर सकता है। ठीक है, भारत के जो व्यापारिक ट्रेड रूट हैं, यहाँ पे सब जगह चीन ने अपने डोमिनेंस बनाया, तो भारत का ट्रेड इससे प्रभावित हो सकता है। जैसे जिबूती में पोर्ट है चाइना का, या ग्वादर में पोर्ट है चाइना का, तो भारत की तेल सप्लाई पूरी कर सकता है कोई भी है दोनों पोर्ट से। जैसे यहाँ पे मलक्का स्टेट पड़ती है, पड़ती है आपकी इंडोनेशिया और अंडमान सागर के पास पड़ती है। तो ये चीन की डूबती हुई नस है ये मलक्का स्टेट, क्योंकि चीन का 80% ट्रेड इसी स्टेट से होता है। तेल यहीं से जाता है, पूरी दुनिया का सामान चीन का यहीं से जाता है, और भारत इसको जब कभी चाहे चोक कर सकता है। ये भारत ने चोक किया, चीन का व्यापार रुक जाएगा, तेल रुक जाएगा। भारत चीन ने सीपैक बनाई इसलिए है ताकि भविष्य में कभी ये चोक हो तो हम यहाँ से तेल ले सकें अपना। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये चीन की डूबती नस है, वैसे ये यहाँ पे जो लाइन है अरब सागर वाली, ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ग्वादर में, जिबूती में चीन के पोर्ट बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आप ये कभी चोक करेंगे तो हम ये चोक कर देंगे, इस तरीके से। तो ये भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चल रही है। तो ये भारत के हित कैसे प्रभावित करता है, 3-4 पॉइंट में आप इसे बता सकते हैं कि भारत के स्वतंत्र नौवहन को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है,
उसके बाद आप बताने हैं इस नीति के सामना करने के लिए भारत के प्रयास। तो कौन कौन से प्रयास हैं अभी मैंने जिक्र भी किए कुछ। पहला आप जिक्र करिए इसमें भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में इसमें बाहर समझौता हुआ है। भारत से मध्य पूर्व यानी कि आपका अरब से जोड़ते हुए यूरोप तक पहुँचने का एक मार्ग विकसित किया जा रहा है। इसमें सड़क, रेल, पाइपलाइन, तेल, ये सब चीज़ों की काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये एक पहला प्रयास है जो भारत अरब देशों और यूरोपियन देशों से मिलकर कर रहा है, ताकि ये एक नया रूट डेवलप हो सके स्वेज कैनाल को बाईपास करते हुए। एक प्रयास डाल दीजिए आप, एक प्रयास डाल दीजिए भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे। एक प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ठीक है। चाबहार पोर्ट का जिक्र कर दीजिए आप इसमें। प्रोजेक्ट मौसम का जिक्र कर दीजिए। प्रोजेक्ट मौसम हिंद महासागर में जो 39 देश हैं उनके साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट मौसम, इसका जिक्र कर दीजिए आप। इसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो भारत जापान द्वारा बनाया जा रहा है, इसका जिक्र कर दीजिए आप। भारत ने कुछ आइलैंड या द्वीप अपने कब्जे में लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहाँ पर भारत इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। इसकी मॉरिशस या फिर सिंगापुर का अमेरिका या फिर इंडोनेशिया में एक द्वीप है। इस तरह से कुछ जो द्वीप हैं जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में बने हुए हैं, वहाँ पर जो भारत अपनी डोमिनेंस बढ़ा है, उनका जिक्र कर दीजिए आप। मॉरिशस का जिक्र तो कर ही दीजिए। मॉरिशस में भारत ने अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाई है, वहाँ पर सैन्य पहुँच बढ़ाई है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में जो भारत प्रयास कर रहा है, उसका भी जिक्र कर दीजिए आप। दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के साथ भारत दक्षिण चीन सागर में तेल गैस से संसाधनों की खोज कर रहा है। वियतनाम और फिलीपींस के साथ हमारे सैन्य संबंध विकसित हो रहे हैं। हमारा सैन्य ट्रेड जो रक्षा उत्पादों का निर्यात है वो कर रहे हैं हम फिलीपींस को, वियतनाम को, उसका भी जिक्र कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया। मालाबार सैन्य अभ्यास का जिक्र कर दीजिए आप। ये होता ही इसलिए है मालाबार सैन्य अभ्यास। 4 देश शामिल है इसमें, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना। मालाबार सैन्य अभ्यास, इसका जिक्र कर दीजिए आप। और एक संगठन है क्वाड, चीन को कंट्रोल करने के लिए, इसका जिक्र कर दीजिए। तो ये सब भारत के प्रयास हैं जो इसमें लिख देता हूँ मैं एक करके। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप,
ठीक है, ये सब और भी स्टेट डाल सकते हैं इसमें, एमपी स्मृति डाल सकते हैं, ठीक है। सर ये जो प्रोजेक्ट मौसम है हाँ, ये मतलब क्या करता है? हिंद महासागर के 39 देशों के साथ भारत के संबंधों को और अधिक विकसित करना। तो हिंद महासागर क्षेत्र में जो धुरी पे बसे हुए देश हैं, रिम पे उसकी हिंद महासागर क्षेत्र की, उनके सभी देशों के साथ भारत के जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं उसको और अधिक विकसित करना, यह प्रोजेक्ट मौसम। क्योंकि हिंद महासागर की धुरी पर जितने भी देश बसे हुए हैं सबके साथ भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं। सदियों से हमारा ट्रेड हो रहा है, हमारा बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म सब वहाँ गया, तो ये सब पुरानी चीज़ें फिर से उनको मजबूत करना, ये प्रोजेक्ट मौसम। नोट कर लिया? अब ऐसे एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली बन सकता है या भविष्य में पूछा भी जाए, तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आपकी इकोनॉमी से लिंक किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है।
क्वेश्चन को देखिए आप। अमेरिका द्वारा भारत पर आरोपित 55% टैरिफ के भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव की चर्चा करें। इससे निपटने हेतु भारत के प्रयासों का वर्णन करें। तो ये यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किससे लिंक कर दिया है? हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से। पेपर थर्ड, दोनों पेपर थर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पे दो सब्जेक्ट को भी लिंक करके पूछ सकता है IPSC। तो जब भी आप सिलेबस को पढ़ें, लिंक ढूंढें हमेशा, कहाँ पे क्या लिंक हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, और दूसरा इससे निपटने हेतु भारत क्या प्रयास कर रहा है। भूमिका में बता देंगे। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर भारतीय उत्पादों पर 55% का टैरिफ आरोपित किया गया है, ताकि भारत द्वारा रूस से की जा रही तेल खरीद को कम या समाप्त किया जा सके। ये इसकी भूमिका हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इसका बैकग्राउंड यही है, भारत रसिया का ऑयल ट्रेड ही इस टैरिफ की वजह है। ठीक, भूमिका में आप 10-15 लाइन में जिक्र कर दें। उसके बाद बताएं कि इस टैरिफ से भारत के व्यापार पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो क्या प्रभाव पड़ा बताइए आप। भारत की पहला ये कि भारत के जो निर्यातक हैं उनका जो भी सामान वो निर्यात करते हैं वो विश्व बाजार में महंगा हो गया है। भारत उसके लिए अमेरिका बड़ा बाजार था, और वहाँ पर 55% का टैरिफ लगाए जाने से हमारे उत्पाद वहाँ पे उनके बाजारों से गायब हो गए हैं, वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, पहला इम्पैक्ट यही है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत घट गया। खासतौर पे वो उत्पाद जो अमेरिका को बेचते थे, अमेरिका को परिधान, वस्त्र और आपका फार्मास्यूटिकल उत्पाद हुए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुए, सी फूड हुए, ये सब चीज़ें अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पर बेचता था। इन पर टैरिफ लगने से, क्योंकि ये बहुत बड़े हिस्से को रोजगार भी दे रहा है भारत में, छोटी से लेके बड़ी, हाँ, तो वो सब कुछ इससे इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घट गया। दूसरा नकारात्मक प्रभाव ये रहा कि जिन देशों के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा थी वो हमसे आगे हो गए, क्योंकि उनके उत्पादों पर टैरिफ नहीं, हमारे उत्पादों पर टैरिफ लगा हुआ है। जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील पे भी टैरिफ है, अब टैरिफ उस पर, चीन पे भी टैरिफ है। तो ऐसे देश जिनसे हमारी प्रतिस्पर्धा थी वो देश हमसे कहीं ना कहीं आगे निकल गए। ठीक है, तीसरा है कि भारत को अब नए बाजारों की खोज करनी पड़ रही है। जो बने बनाए बाजार थे वहाँ से तो भारत के उत्पाद गायब कर दिए गए, तो भारत अब नए बाजार खोज रहा है। अफ्रीका है, पूर्वी यूरोप है, रसिया है, आसियान है, इन बाजारों पर भारत अपने ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो एक नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है। ठीक है, और चूँकि भारत का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, तो उससे हमारा जो क्या कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार या चालू घाटा वो लगातार बढ़ रहा है। जो भी गोल्ड के प्राइस सर्ज हुए और ये डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ, ये सब इसी का इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इस टैरिफ ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। ठीक, अब इसका हिस्सा है, इससे निपटने हेतु भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं। 3-4 पॉइंट में बता सकते हैं आप क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, अब निपटने हेतु क्या प्रयास कर रहा है भारत। इसमें पहला प्रयास जो पिछले 3-4-5 वर्षों से तेजी से हो रहा है, आत्मनिर्भरता व स्वदेशीकरण को बढ़ावा। ठीक है, भारत अब प्रयास ये कर रहा है कि जो भी चीज़ों के लिए हमारा ट्रेड बाहर से होता है, हम वो चीज़ें यहीं बनाएं और उनका कंजम्पशन भी यहीं करें। आप एक तुलना करिए, भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़,
और अमेरिका की आबादी कितनी है? 32 करोड़। कितनी कम? पूरी यूरोप की आबादी कितनी है? 10 से 12 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? 2 करोड़। ये अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। आसियान में जोड़ लें तो भी उनकी आबादी 10 से 12 करोड़। कहने का मतलब ये है कि ये सब मिलाते हैं हम तो भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए यही एक बहुत बड़ा बाजार है, 140 करोड़ लोगों का बाजार। हम इन पे क्यों फोकस करें अपना? जो कुछ बनाना है हम इनके लिए बनाए, इन्हें बेचें, इससे बड़ा बाजार थोड़ी है। तो यही है आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का उद्देश्य कि जो हमारे देश का अपना बाजार है पहले हम उस पर फोकस करें, यही बनाए यही बेचें। ठीक है, तो पहला प्रयास तो भारत यही कर रहा है कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को बढ़ावा। दूसरा प्रयास भारत ये कर रहा है, पहला है आत्मनिर्भरता दूसरा है नए बाजारों की खोज। तो नए बाजार जैसे कि अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, रूस, दक्षिण अमेरिका, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ से हमारा ट्रेड अभी बहुत कम होता है। इन देशों से हमारा ट्रेड बहुत कम होता है, इन रीजन से। मध्य एशिया, ये सब वो बाजार हैं जहाँ पे आपको भारतीय उत्पाद नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेड ही नहीं है यहाँ से। तो हम यहाँ पे अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ हम पहले अमेरिका बेचते थे, अब अफ्रीका में डिमांड देख रहे हैं उनकी, पूर्वी यूरोप में। भारत इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी कर रहा है कि इन देशों में भारतीय उत्पादों की डिमांड बढ़े। तो वहाँ पर ट्रेड शो करा रहा है भारत, विज्ञापन करा रहा है, बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। उन देशों में भारतीय फिल्में, भारतीय योग, संगीत, इन सबको प्रचारित किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो भारतीय उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़े। ठीक है, तो नए बाजारों में खोज। ठीक, तीसरा जो किया है भारत ने एक प्रयास, जीएसटी पर सुधार, ताकि खपत को बढ़ावा मिले। भारत ने भी बहुत सारे उत्पादों पर जीएसटी कम करी है ताकि ज़्यादा लोग उसको खरीदें। और यहीं पे बहुत सारे लोग इसलिए बहुत महंगा था, तो जीएसटी कम करने का उद्देश्य यही ताकि खपत बढ़े। और इसका इम्पैक्ट भी दिखा है अभी, जैसे अभी दिवाली पे जो अभी आंकड़े आए हैं, भारत में 6 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है दिवाली पे, अकेली दिवाली पे। इतना ट्रेड पिछले 3 दिन के अंदर होना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो भारत में हुआ है। इतना ज़्यादा ट्रेड हुआ कि चांदी की पूरी दुनिया में सप्लाई कम पड़ गई, चांदी बची नहीं। इतना चांदी लोगों ने खरीदा धनतेरस में, 40 टन के आसपास सोना बिका है धनतेरस में। तो ये क्या दिखाता है? भारत की परचेजिंग पावर दिखाता है कि भारत के अंदर खुद इतनी क्षमता है कि पूरी दुनिया के बाजारों में सामान हम एक दिन में बेच सकते हैं चाहे तो। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है 6 लाख करोड़। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि अपना लगा लीजिए आज से 4-5 साल पहले यूपी का बजट था ये 6 लाख करोड़ का। इतना बड़ा अमाउंट है ये 3 दिन का व्यापार है। एक प्रयास भारत ने ये किया है, जीएसटी पर सुधार किया है। एक प्रयास भारत ने किया है, नए बाजारों की खोज, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी को बढ़ावा, जीएसटी पर सुधार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते।
इसमें जैसे कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, भारत ने यूरोप के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है, भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट में बात चल रही है। तो ये नए व्यापारिक समझौते ताकि मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिले, जो टैरिफ वाली समस्या है ये दूर रहे। मुक्त व्यापार में यही होता है, जब आप किसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता करते हैं तो ना तो वो देश आपके उत्पादों पर टैरिफ लगा सकता है और ना आप उस देश के उत्पादों पर टैरिफ लगा सकते हैं। ये टैरिफ क्यों लगा अमेरिका के द्वारा? क्योंकि हमारा कोई समझौता ही नहीं था उनसे, ऐसा हुई तो समझौता होता तो हमें टैरिफ नहीं लगा सकते थे। तो ऐसे ही समझौते भारत कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो चुका है, यूरोप के साथ हो चुका है, यूपी के साथ हो चुका है, आसियान के साथ हो चुका है, अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत बहुत सारे व्यापारिक समझौते भी कर रहा है ताकि टैरिफ जैसी समस्या से दूर रहे। तो ये कुछ प्रयास भारत द्वारा किए जा रहे हैं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, और इसमें एक पॉइंट और ले सकते हैं, गरीबी व बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इससे हम निष्कर्ष दे सकते हैं कि भारत के इन लगातार प्रयासों से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, जिससे भारतीय उत्पादों पर टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो इसको आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है।